everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss citric acid cycle. सिट्रिक एसिड साइकिल को डिस्कस करने से पहले कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाता है, पायरुवेट। और ग्लूकोज जिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। And glycolysis is not a single step, it is a series of enzyme catalyzed reaction और glycolysis total 10 steps में complete होते हैं। First 5 step is preparatory phase and the last 5 step is known as payoff phase। अब ये पायरुवेट के साथ ट्विस्ट ये है, ये पायरुवेट डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं करता है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करने से पहले ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा। किस में इंटर करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा। सो सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ऑक्सीडेशन होता है ये टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है सिट्रेट, जिसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। और ये सिट्रेट जो है इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड इस सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ, सिट्रेट क्या हुआ, इट इज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और टीसीए साइकिल बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिट्रिक एसिड साइकिल को डिस्कवर किए थे हैंस क्रेब्स ने। किसने डिस्कवर किए थे, हैंस क्रेब्स ने। इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। सो सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। किस चीज में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज एकोनिटेज। और जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में ट्रांसफॉर्म होता है तो वहां पे एक इंटरमीडिएट बनते हैं, उस इंटरमीडिएट को सिस एकोनिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस एकोनिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। और जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 2 इवेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज द डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स the conversion of isocitrate to alpha ketoglutarate is oxidative decarboxylation। क्योंकि आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इस एंजाइम को आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेज वैसा एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस एंजाइम को क्या बोलेंगे, इस एंजाइम को बोलेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और इस रिएक्शन में भी 2 इवेंट होते हैं। 2 इवेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन।
क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। मीन्स इस स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और क्योंकि ऑक्सीडेशन है सो यहाँ पे भी जो एंजाइम होगा डीहाइड्रोजिनेज होगा। किसका ऑक्सीडेशन है? अल्फा कीटोग्लूटरेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इस एंजाइम को बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए यूज होता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है एंड द एंजाइम इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सिंथेटेज एंजाइम क्या होता है? वैसा एंजाइम जिसके लिए एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी सोर्स कौन होता है? वो एनर्जी सोर्स होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है? एटीपी एंड जीटीपी। सो इस रिएक्शन में एटीपी एंड जीटीपी की सिंथेसिस हो रही है एंड दिस सिंथेसिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नाउ ये सक्सिनेट अब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो किस तरह का रिएक्शन होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है सक्सिनेट का। सो सक्सिनेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये फ्यूमरेट बनाता है। अब ये फ्यूमरेट में हाइड्रेशन होगा तो क्या बनाएगा? मैलेट। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फ्यूमरेज। फ्यूमरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रेशन फ्यूमरेट का हो रहा है, दैट्स व्हाई द एंजाइम इज फ्यूमरेज। नाउ मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो द एंजाइम इज मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैलेट का। इसीलिए एंजाइम को बोलेंगे मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। सो सिट्रिक एसिड साइकिल को अगर देखें तो ये टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। और आउट ऑफ 8 स्टेप्स 4 स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 स्टेप्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कंजर्व होती है या तो NADH के फॉर्म में या फिर FADH2 के फॉर्म में। NADH कितना बनता है? 3 NADH। FADH2 कितना बनता है? 1 FADH क्यों बनता है? क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो होता है ये फ्लैवोप्रोटीन होता है। क्या होता है? फ्लैवोप्रोटीन होता है। और फ्लैवोप्रोटीन में FAD टाइटली बॉन्ड होते हैं। मीन्स सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज में FAD टाइटली बॉन्ड होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो FAD के थ्रू होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल में 8 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप में एक स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बनता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP या 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP की सिंथेसिस होती है। सो टोटल इसमें सिंथेसिस कितना होता है? 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और GTP। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। मीन्स 1 molecule of acetyl group of acetyl coenzyme A and 1 molecule of oxaloacetate। क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल के एंड में ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है इसीलिए ऑक्सैलोएसीटेट का नो नेट रिमूवल और नो नेट यूज हुआ। एक ऑक्सैलोएसीटेट लगा और एक ऑक्सैलोएसीटेट एंड में बन गया। तो इन्वेस्ट कितना हुआ? इन्वेस्ट हुआ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल ग्रुप जो कि 2 कार्बन है इन एसिटाइल कोएंजाइम A और ये 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। बट अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप का है यही 2 कार्बन निकला है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में? सो द आंसर इज नो। ये सेम कार्बन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज नॉट रिमूव्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं इनका डिटेल्ड स्टेप। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। और सिट्रेट का फॉर्मेशन कैसा होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A का ये एसिटाइल ग्रुप कंडेंस होता है ऑक्सैलोएसीटेट से।
तो ये क्या बनाता है, सिट्रेट। कंडेंसेशन कैसे होता है, एसिटाइल ग्रुप का जो मिथाइल कार्बन होता है वो ऑक्सैलो एसीटेट के सेकेंड कार्बन से, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट के सेकेंड कार्बन से ज्वाइन होता है और वो क्या बनाता है, सिट्रेट। सिट्रेट को सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। एंड ये रिएक्शन जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है, दिस एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेज। और क्योंकि ये सिंथेज है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी सोर्स और एनी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अगर इनके रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम है दिस इज होमोडाइमेरिक एंजाइम। क्या है, होमोडाइमेरिक एंजाइम। होमोडाइमेरिक का मतलब क्या हुआ, होमो मीन्स सेम, डाइमेरिक मीन्स 2 यूनिट, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। और ये जो दोनों सब यूनिट होते हैं वो सेम होते हैं। ईच सब यूनिट 2 सब यूनिट से बने होते हैं। अगर ईच सब यूनिट की बात करें तो ईच सब यूनिट जो होता है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है, ईच सब यूनिट इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ईच सब यूनिट जो होता है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है और एक ही पॉलीपेप्टाइड में 2 डोमेन होते हैं। कितने डोमेन होते हैं, 2 डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द लार्ज डोमेन एंड सेकेंड वन इज द स्मॉल डोमेन। एक ही पॉलीपेप्टाइड में 2 डोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द लार्ज डोमेन, सेकेंड वन इज द स्मॉल डोमेन। जो लार्ज डोमेन होता है वो रिजिड होता है, जो स्मॉल डोमेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। और अब सवाल यहाँ पे यह है कि एक्टिव साइट कहाँ प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, स्मॉल डोमेन एंड लार्ज डोमेन के बीच में एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। अगर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो सिट्रेट सिंथेज पे फर्स्ट सबस्ट्रेट ऐड होता है एंड द फर्स्ट सबस्ट्रेट इज ऑक्सैलो एसीटेट। जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट सिट्रेट सिंथेज पे बाइंड करेगा उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल डोमेन में कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगी। किसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होगी, फ्लेक्सिबल डोमेन में कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होगी। अब इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, सेकेंड सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट क्रिएट हो जाता। सेकेंड सबस्ट्रेट क्या है, सेकेंड सबस्ट्रेट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करता है सेकेंड सबस्ट्रेट पे, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का थियोईस्टर लिंकेज है, ये थियोईस्टर लिंकेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देता है। और जब मिथाइल ग्रुप का ये हाइड्रोजन एक्टिवेट होता है तो ये क्या होता है, ये एंजाइम के एस्पार्टेट रेजिड्यू जो कि 375 पोजीशन पे है उसके द्वारा ये प्रोटॉन के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब एस्पार्टेट रेजिड्यू एसिटाइल ग्रुप के मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो क्या होता है, यहाँ पे इनोलेट इंटरमीडिएट बनते हैं। ये क्या बनता है, यहाँ पे इनोलेट इंटरमीडिएट बनते हैं। और ये इनोलेट इंटरमीडिएट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये इनोलेट इंटरमीडिएट अपने आप को स्टेबिलाइज करता है। स्टेबिलाइज कैसे करता है, एंजाइम के हिस्टिडीन रेजिड्यू जो 274 पोजीशन पे है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, ये इनोलेट इंटरमीडिएट ऑक्सैलो एसीटेट के कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा। इसमें हेल्प करता है एंजाइम का अनदर हिस्टिडीन रेजिड्यू जो 320 पोजीशन पे होता है। और ये किस चीज का काम करता है, इट एक्ट्स एज जनरल एसिड। ये जनरल एसिड की तरह काम करता है। सो जब इनोलेट इंटरमीडिएट ऑक्सैलो एसीटेट के कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं सिट्राइल कोएंजाइम ए। और ये सिट्राइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है, ये सिट्राइल कोएंजाइम ए कंडेंसेशन के थ्रू बनता है। और जब ये सिट्राइल कोएंजाइम ए बनता है तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट पे ही बॉन्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस सिट्राइल कोएंजाइम ए की हाइड्रोलिसिस होगी। क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद ये 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला तो कोएंजाइम ए और दूसरा सिट्रेट।
और जैसे ही कोई एंजाइम ए और सिट्रेट बनता है, ये दोनों के दोनों एक्टिव साइट से लीव हो जाते हैं। Means the first stable product of citric acid cycle is citrate and citrate is tricarboxylic acid। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है तो बीच में सिस एकोनिटेट बनता है। क्या बनता है, सिस एकोनिटेट। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में जो कन्वर्ट होता है, जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है, दैट इज एकोनिटेज। क्या है, एकोनिटेज। ये एकोनिटेज क्या करता है, ये एकोनिटेज सिस एकोनिटेट के डबल बॉन्ड पे हाइड्रेशन करता है। क्या करता है, सिस एकोनिटेट के डबल बॉन्ड पे हाइड्रेशन करता है और ये हाइड्रेशन दोनों डायरेक्शन में होता है। मीन्स ये सिट्रेट भी बनाएगा और आइसोसिट्रेट भी बनाएगा, बट फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो कि 7.4 होता है एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन पे जो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इस कंडीशन पे क्या होता है, आइसोसिट्रेट 10% होते हैं और सिट्रेट 90% होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है रिएक्शन का वो इस डायरेक्शन में होगा, बट ये नहीं होता है, इस डायरेक्शन में नहीं होता है। रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होता है, मीन्स आइसोसिट्रेट की डायरेक्शन में होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये आइसोसिट्रेट जो होता है ये कंटिन्यूअसली यूज हो जाता है साइकिल के थ्रू। क्या होता है, इट कंटिन्यूअसली यूजेस इन द साइकिल। साइकिल में कंटिन्यूअसली इसका यूज होता है, इसलिए जो एकोनिटेज का रिएक्शन का डायरेक्शन है वो आइसोसिट्रेट के डायरेक्शन में है। एकोनिटेज की एक खास बात है, क्या बात है, एकोनिटेज में आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होता है। अब इस आयरन सल्फर सेंटर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आयरन सल्फर सेंटर दो काम करता है। क्या करता है, ये आयरन सल्फर सेंटर दो काम करता है। पहला, ये सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड कराता है। क्या कराता है, ये सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड कराता है। सबस्ट्रेट क्या है एकोनिटेज के लिए, सिट्रेट है। मींस एकोनिटेज का जो आयरन सल्फर सेंटर है वो सिट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड कराएगा, एकोनिटेज के एक्टिव साइट पे बाइंड कराएगा। दूसरा काम क्या है, इट कैटालाइजेस द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर। दूसरा काम क्या करता है, ये वाटर का एडिशन और रिमूवल को कैटालाइज करता है। सो आयरन सल्फर सेंटर परफॉर्म्स टू फंक्शन। फर्स्ट वन इज द इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में हेल्प करता है। दूसरा, कैटालिटिक एडिशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर। क्या करता है, कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर। मीन्स एकोनिटेज का जो आयरन सल्फर सेंटर है वो दो काम करता है। पहला क्या करता है, एकोनिटेज के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड कराता है और दूसरा वाटर का कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल करता है। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आयरन सल्फर सेंटर के लिए आयरन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है। बट ऐसा सेल्स जिसमें आयरन डिप्लीटेड है, आयरन डिप्लीटेड सेल्स क्या है, वैसा सेल जिसमें आयरन नहीं है। अब आयरन नहीं होगा तो आयरन सल्फर सेंटर तो बनेगा नहीं, और आयरन सल्फर सेंटर नहीं बनेगा मीन्स एकोनिटेज जो होगा इट इज विदाउट आयरन सल्फर सेंटर। क्या होगा, विदाउट आयरन सल्फर सेंटर। और वैसा एकोनिटेज जिसमें आयरन सल्फर सेंटर नहीं है वो न्यू रोल परफॉर्म करता है। क्या करता है, न्यू रोल परफॉर्म करता है। और वो न्यू रोल क्या है, न्यू रोल इज द रेगुलेशन ऑफ आयरन होम्योस्टैसिस। क्या है, आयरन होम्योस्टैसिस। सो इन कंक्लूजन अगर बात करें तो एकोनिटेज दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फर सेंटर एंड सेकेंड वन इज इन द एब्सेंस ऑफ आयरन सल्फर सेंटर। आयरन सल्फर सेंटर के प्रेजेंस में क्या करता है, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड कराता है और दूसरा कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर करता है। जबकि आयरन डिप्लीटेड सेल्स में या आयरन सल्फर सेंटर के एब्सेंस में एकोनिटेज क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ आयरन होम्योस्टैसिस। मीन्स एकोनिटेज दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसको मून लाइटनिंग एंजाइम बोलते हैं।
मून लाइटिंग एंजाइम क्या होता है? मून लाइटिंग एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जो कि 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेप में क्या होगा? आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में 2 तरह के इवेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज द डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स ऑक्सीडेशन होता है आइसोसिट्रेट का और आइसोसिट्रेट से 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आइसोसिट्रेट का। तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा वो एंजाइम क्या होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? ऑक्सैलोसक्सिनेट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नीज आयन का। मैग्नीज आयन का इम्पॉर्टेंट रोल है। मैग्नीज आयन क्या करता है? मैग्नीज आयन 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज द इट इंटरैक्ट्स विथ कार्बोनिल आयन। क्या है? इट इंटरैक्ट्स विथ कार्बोनिल ग्रुप। इट इंटरैक्ट्स विथ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या है? ऑक्सैलोसक्सिनेट है। सेकेंड फंक्शन क्या है? जो इनॉल बनता है उस इनॉल को स्टेबिलाइज करता है। क्या करता है? इनॉल को स्टेबिलाइज करता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का 2 डिफरेंट फॉर्म्स होता है। क्या होता है? सारे सेल्स में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज 2 तरह का होता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का जो एक फॉर्म होता है वो NAD प्लस एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज करता है। दूसरा फॉर्म जो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का वो NADP प्लस एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज करता है। सो अब डिफरेंस क्या है इसमें? इनका जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो आइडेंटिकल होता है। मीन्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो NAD प्लस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज करता है या फिर NADP प्लस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज करता है, ये दोनों का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो ओवरऑल सेम होता है। जो NAD डिपेंडेंट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। और ये इन्वॉल्व होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, दैट इज TCA साइकिल में। जबकि जो NADP प्लस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है और साइटोसोल में भी होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है एंड साइटोसोल में भी होता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो रिडक्टिव एनाबोलिक सिंथेसिस में है। क्या है? रिडक्टिव एनाबोलिक सिंथेसिस में है। और रिडक्टिव एनाबोलिक सिंथेसिस किसकी होती है? फैटी एसिड्स की होती है, स्टेरॉल की होती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स की होती है। सो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का 2 फॉर्म होते हैं सारे सेल्स में। एक NAD प्लस स्पेसिफिक होते हैं, एक NADP प्लस स्पेसिफिक होते हैं। जो NAD प्लस स्पेसिफिक होते हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो NADP प्लस स्पेसिफिक होते हैं वो रिडक्टिव एनाबोलिक सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now coming to oxidation of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A and carbon dioxide. प्रीवियस रिएक्शन की तरह ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है। प्रीवियस रिएक्शन में क्या था? आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? अल्फा कीटोग्लूटरेट में। जबकि इस रिएक्शन में क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट का ऑक्सीडेशन होगा और वो किसमें होगा? वो होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। और दोनों ऑक्सीडेशन में 2 इवेंट होते हैं। मीन्स इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा एंड डीकार्बोक्सिलेशन होगा। मीन्स ऑक्सीडेशन होगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूटरेट का। सो एंजाइम क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इस ऑक्सीडेशन में NAD प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो जो इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है वो कंजर्व होती है NADH के फॉर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ जो कोएंजाइम A है वो सक्सिनाइल ग्रुप का कैरियर की तरह काम करता है। मीन्स अल्फा कीटोग्लूटरेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए ट्रांसफॉर्म करेगा सक्सिनेट में, मींस सक्सिनिक एसिड में, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। यहाँ पे क्या है, सिंथेटेज है। सिंथेटेज है इसका मतलब क्या हुआ, मींस इसमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स यूज होगा। इसमें एक जीटीपी की सिंथेसिस होती है और ये जीटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इसकी अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज जो है पहले फॉस्फोराइलेटेड होता है। फॉस्फोराइलेटेड कहाँ होता है, हिस्टिडीन पे, और ये फॉस्फोराइल ग्रुप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ग्रुप को रिलीज करता है और वहां पे फॉस्फोराइल करता है, और जब फॉस्फोराइल हो जाता है तो क्या होता है, दैट इज एंजाइम बॉन्ड सक्सिनाइल फॉस्फेट है। अब ये जो एंजाइम बॉन्ड सक्सिनाइल फॉस्फेट है इसका फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करता है और सक्सिनेट रिलीज करता है, और जो फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम है दैट इज फॉस्फोहिस्टिडाइल एंजाइम, क्योंकि हिस्टिडीन पे फॉस्फोराइलेशन है। अब ये फॉस्फोराइल ग्रुप जो है एंजाइम पे वो जीडीपी पे ट्रांसफॉर्म होता है और वो जीटीपी बनाता है एंड एंजाइम रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एनिमल सेल्स में जो होते हैं इनके 2 आइसोजाइम्स हैं। कितने आइसोजाइम्स हैं, 2 आइसोजाइम्स हैं। एक आइसोजाइम जो है वो एडीपी के लिए स्पेसिफिक है और दूसरा जो आइसोजाइम है वो जीडीपी के लिए स्पेसिफिक है। मींस एक एटीपी बनाएगा और दूसरा जीटीपी बनाएगा। दूसरी खास बात, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज हैज 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स हैं। एक सब यूनिट को अल्फा बोलते हैं एंड दूसरे सब यूनिट को बीटा बोलते हैं, और इन दोनों का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अल्फा सब यूनिट का 2 फंक्शन है। क्या है, इसमें फॉस्फोराइलेटेड हिस रेजिड्यू होते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड हिस रेजिड्यू होते हैं। दूसरा, कोएंजाइम ए का बाइंडिंग साइट भी अल्फा सब यूनिट में होता है। सो अल्फा सब यूनिट का 2 खास बातें हैं, इसमें फॉस्फोराइलेटेड हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है और दूसरा कोएंजाइम ए का बाइंडिंग साइट होता है। तो फिर बीटा सब यूनिट क्या करता है, बीटा सब यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्पेसिफिसिटी को कन्फर करता है। क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी। किसकी स्पेसिफिसिटी, या तो एडीपी के लिए या तो जीडीपी के लिए। अब सवाल यहाँ पे यह है कि एक्टिव साइट कहाँ प्रेजेंट होगा। एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा अल्फा एंड बीटा सब यूनिट के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में 2 पावर हेलिसेज होते हैं। क्या होते हैं, 2 पावर हेलिसेज होते हैं, और ये 2 पावर हेलिसेज इस तरह से अरेंज होता है, इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है, क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्लोज टू द निगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फोराइलेटेड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, तो निगेटिवली चार्ज कहां से आएगा, निगेटिवली चार्ज आएगा, दिस इज द फॉस्फोराइल, बिकॉज हिस्टिडीन इज फॉस्फोराइलेटेड, सो निगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप। और इस तरह का इवेंट एक जगह और पढ़ने को मिलता है, वो कहाँ पढ़ते हैं, पोटेशियम आयन चैनल में। कहाँ पढ़ते हैं, पोटेशियम आयन चैनल में। पोटेशियम आयन चैनल में हेलिक्स डाइपोल क्या करता है, पोटेशियम आयन चैनल में हेलिक्स डाइपोल पोटेशियम आयंस को स्टेबिलाईज करता है, और इसको हम पढ़ेंगे जब पोटेशियम आयन चैनल पढ़ेंगे। अब हम आते हैं एडीपी एंड जीडीपी के स्पेसिफिसिटी पे। अगर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज का वो आइसोफॉर्म जो जीडीपी से स्पेसिफिक है, ये क्या बनाएगा, ये जीटीपी बनाएगा। अब ये जीटीपी, अब इस जीटीपी का टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप है एडीपी पे ट्रांसफर होता है और वो अल्टीमेटली एटीपी बनाता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। क्या है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। सो नेट रिजल्ट जो होगा सिंथेसिस ऑफ एटीपी होगा। मींस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज
चाहे कोई भी आइसोजाइम हो, वो अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस करेगा। अगर एटीपी एंड जीटीपी की एनर्जी की बात करें तो जो एटीपी एंड जीटीपी का एनर्जी होता है वो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एटीपी एंड जीटीपी आर एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। अब क्या होगा, सक्सिनेट ऑक्सीडाइज करके फ्यूमरेट बनाएगा, और क्योंकि सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है सो द एंजाइम इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की कुछ खास बातें हैं। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज क्या है, फ्लैवोप्रोटीन है। क्या है, फ्लैवोप्रोटीन। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज क्या है, फ्लैवोप्रोटीन। और क्योंकि ये फ्लैवोप्रोटीन है इसीलिए इस पे एफएडी टाइटली बॉन्ड होता है। क्या होता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज पे एफएडी टाइटली बॉन्ड होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में, इट इज टाइटली बॉन्ड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से टाइटली बॉन्ड होता है। और ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में, इसमें 3 डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं। क्या होते हैं, 3 डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं। आयरन सल्फर क्लस्टर के अलावा इसमें 1 मॉलिक्यूल एफएडी बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, 1 मॉलिक्यूल एफएडी बॉन्ड होते हैं। तो सक्सिनेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट से एफएडी में जाएगा, एफएडी से आयरन सल्फर क्लस्टर में जाएगा, क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज में 3 डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर है। और आयरन सल्फर क्लस्टर से ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट से ऑक्सीजन तक जाता है तो इससे 1.5 एटीपी की सिंथेसिस होती है। कितने इलेक्ट्रॉन पे, 2 इलेक्ट्रॉन पे 1.5 एटीपी की सिंथेसिस होती है। मीन्स 1 FADH2 से 1.5 एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 कंपाउंड है मैलोनेट एंड सक्सिनेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैलोनेट में एक CH2 ग्रुप है जबकि सक्सिनेट में 2 CH2 ग्रुप है। इसके अलावा बाकी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, मैलोनेट क्या है, एनालॉग ऑफ सक्सिनेट। क्या है, एनालॉग ऑफ सक्सिनेट। और दूसरी खास बात यह है कि ये नॉर्मली सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर। क्या है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर। किसका, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का। मैलोनेट इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। मीन्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया में मैलोनेट ऐड कर देंगे तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इनहिबिट कर जाएगा और TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल ब्लॉक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्यूमरेट का हाइड्रेशन होता है और वो मैलेट बनाते हैं। और फ्यूमरेट जब मैलेट बनता है तो हाइड्रेशन के थ्रू बनता है। तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, द एंजाइम इज फ्यूमरेज। फ्यूमरेज मतलब हाइड्रेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, फ्यूमरेट का हाइड्रेशन हो रहा है। और इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कार्बन आयन। फ्यूमरेज की खास बात यह है कि ये जो फ्यूमरेज है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, ये फ्यूमरेज या तो सिस के लिए स्पेसिफिक होगा या फिर ट्रांस के लिए स्पेसिफिक होगा। सो यहाँ पे जो फ्यूमरेज है इट इज स्पेसिफिक फॉर ट्रांस। किसके लिए, ट्रांस। ट्रांस क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उससे जो हाइड्रोजन अटैच है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड होगा मैलिएट। मैलिएट क्या है, मैलिएट इज द सिस आइसोमर ऑफ फ्यूमरेट।
सो फ्यूमरेट का हाइड्रेशन कराएगा, मैलेट का हाइड्रेशन नहीं कराएगा। और जब फ्यूमरेट का हाइड्रेशन होता है तो कार्बन आयन ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं एंड देन मैलेट बनता है। और ये जो मैलेट होता है ये एल फॉर्म होता है, मीन्स फ्यूमरेज के थ्रू जो हाइड्रेशन होता है उससे एल मैलेट बनता है, डी मैलेट नहीं बनता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। सो प्रीवियस स्टेप में क्या बना था, एल मैलेट। अब इस एल मैलेट का ऑक्सीडेशन होगा और क्योंकि ऑक्सीडेशन है सो एंजाइम क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज। और क्योंकि मैलेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंजाइम इज मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। और इस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो NADH के फॉर्म में कंजर्व होती है। सो एल मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है एंड दिस ऑक्सैलोएसीटेट इज रेडी फॉर अनदर साइकिल, जिसके लिए अनदर TCA और क्रेब्स साइकिल के लिए रेडी है। ये ऑक्सैलोएसीटेट दूसरी साइकिल में इंटर करेगा। यहाँ पे एक फैक्ट क्या है कि जो सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सैलोएसीटेट का कंसंट्रेशन काफ़ी लो होता है। और क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट का कंसंट्रेशन लो होता है इसीलिए इनका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। नाउ कमिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना एनर्जी कंजर्व हुआ। पहले हम ये देखते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या क्या यूज हुआ। एक टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम यूज हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट यूज हुआ और रिलीज क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन है, बट रिलीज क्या हुआ, रिलीज हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स 2 कार्बन रिलीज हुए। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या यही कार्बन रिलीज हुआ, नहीं, एसिटाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो कार्बन CO2 में रिलीज नहीं हुआ। इस कार्बन को रिलीज करने के लिए मल्टीपल राउंड ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल कराना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट यूज हुए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट रिलीज हुआ। मीन्स ऑक्सैलोएसीटेट का कोई भी नेट रिमूवल नहीं हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स में 4 स्टेप्स जो हैं ऑक्सीडेशन है। क्या है, 4 स्टेप्स जो हैं ऑक्सीडेशन है। और इस ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कंजर्व होती है इधर NADH के फॉर्म में या FADH2 के फॉर्म में। सो एक मॉलिक्यूल NADH बनता है और 1 मॉलिक्यूल FADH2 बनता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से 2.5 ATP बनते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल NADH से कितने बनेंगे, 7.5 मॉलिक्यूल ATP बनेंगे। 1 मॉलिक्यूल FADH2 से 1.5 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 9 ATP। आउट ऑफ 8 स्टेप्स 4 स्टेप्स में ऑक्सीडेशन होता है एंड 1 स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 1 ATP बनता है। मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल से टोटल 10 ATP की सिंथेसिस होती है। So this is all about energy conservation of citric acid cycle. अब सवाल यहाँ पे ये है कि एसिटाइल को एंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है सिट्रिक एसिड साइकिल से। क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है और एसिटाइल को एंजाइम ए में जो एसिटाइल ग्रुप है वो 2 कार्बन है। सो 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन करने के लिए टोटल 8 स्टेप्स को फॉलो करना, ये ऐसा दिखता है कि इट इज अननेसेसरी कंबशन एंड इट इज नॉट फॉलोइंग द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इकोनॉमी। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उनके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। किसके लिए, बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए। बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। सो अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड साइकिल का 2 रोल है। कितने रोल हैं, 2 रोल हैं। पहला तो एसिटाइल को एंजाइम ए का जब ऑक्सीडेशन होता है तो दैट इज द कैटाबोलिक
दैट इज कैटाबोलिक प्रोसेस, मीन्स ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है एंड ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेक डाउन में सिट्रिक एसिड साइकिल इज वन ऑफ द पाथवे। सो सिट्रिक एसिड साइकिल कैटाबोलिक पाथवे में इन्वॉल्व है, एज वेल एज जो सिट्रिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट्स हैं वो इंटरमीडिएट्स एनाबोलिक पाथवे में इन्वॉल्व हैं। क्या है? एनाबोलिक पाथवे में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिट्रिक एसिड साइकिल इज नॉट ए कैटाबोलिक पाथवे और एनाबोलिक पाथवे, बट सिट्रिक एसिड साइकिल इज एम्फीबोलिक पाथवे। क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे क्यों है? क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल कैटाबोलिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है, एनाबोलिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है। कैटाबोलिक पाथवे तो हमने देख लिया, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी बनता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। नाउ एनाबोलिक पाथवे में क्या होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट्स हैं वो प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ बायोसिंथेटिक रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द सिट्रेट। अगर सिट्रेट की बात करें तो सिट्रेट फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट की अगर बात करें तो अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और ये ग्लूटामेट अमाइनो एसिड जो होते हैं या तो वेरियस अदर अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, दैट इज ग्लूटामिन, प्रोलीन एंड अर्जिनिन, या फिर ये प्यूरिन की सिंथेसिस करते हैं जो कि फाइनली न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम इज प्रिकर्सर ऑफ पोर्फायरिन रिंग ऑफ हीम, और ये पोर्फायरिन रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन कैरियर। किसमें? ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। ऑक्सीजन कैरियर की तरह किसमें काम करता है? हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। दूसरा, ऑक्सीजन कैरियर के अलावा ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह किसमें काम करता है? साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम में पोर्फायरिन रिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। नाउ कमिंग टू ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट की अगर बात करें तो इट इज द प्रिकर्सर ऑफ एस्पार्टेट एंड एस्पराजीन, और ये एस्पार्टेट एंड एस्पराजीन पायरिमिडीन की सिंथेसिस करता है, और ये पायरिमिडीन न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करता है। सो इन समरी सिट्रिक एसिड साइकिल इज नॉट ए कैटाबोलिक पाथवे और एनाबोलिक पाथवे, इट इज एम्फीबोलिक पाथवे। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे है। नाउ कमिंग टू समरी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। द सिट्रिक एसिड साइकिल, जिन्हें क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, इट इज अ नियरली यूनिवर्सल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। ये सिट्रिक एसिड साइकिल इज यूनिवर्सल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे in which compounds derived from breakdown of carbohydrate, fats, proteins are oxidized to carbon dioxide. Means carbohydrate, fats and proteins के breakdown से जो compound derive होते हैं, और वो compound क्या है? वो compound है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, with most of the energy of oxidation temporarily held in electron carriers, either FADH2 or NADH. During aerobic metabolism, these electrons are transferred to oxygen and the energy of electron flow is trapped in ATP. और एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो या तो FADH2 के फॉर्म में कंजर्व होती है या NADH के फॉर्म में कंजर्व होती है। और ड्यूरिंग एरोबिक मेटाबॉलिज्म इनसे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन की तरह, इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर होता है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल in the mitochondria of eukaryotes, the cytosol of prokaryotes as citrate synthase catalyzes its condensation with oxaloacetate to form citrate. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है वो कंडेंस होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और वो सिट्रेट बनाता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज सिट्रेट सिंथेज। और यूकैरियोट्स में ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये साइटोसोल में होता है।
In 7 sequential reactions, including 2 carboxylations, the citric acid cycle converts citrate to oxaloacetate and releases 2 carbon dioxide. फर्स्ट रिएक्शन के बाद जो बाकी 7 रिएक्शंस हैं, सिट्रेट ऑक्सैलोएसीटेट में फाइनली कन्वर्ट होता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. द पाथवे इज साइक्लिक इन दैट द इंटरमीडिएट्स ऑफ द साइकिल आर नॉट यूज्ड अप फॉर ईच ऑक्सैलोएसीटेट कंज्यूम्ड इन द पाथ 1 इज प्रोड्यूस्ड. मीन्स ये पाथवे साइक्लिक है और एक ऑक्सैलोएसीटेट इस पाथवे में यूज होता है और एक ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस होता है. For each acetyl coenzyme A oxidized by citric acid cycle, the energy gain consists of 3 molecules of NADH and 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of nucleoside triphosphate, either ATP and GTP. एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से 3 मॉलिक्यूल NADH बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल FADH2 बनते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल या तो ATP बनेंगे या GTP बनेंगे. Besides acetyl coenzyme A, any compound that give rise to 4 or 5 carbon intermediates of the citric acid cycle, for example, the breakdown of many amino acids can be oxidized by the cycle. एसिटाइल कोएंजाइम A के अलावा वैसे कंपाउंड जो 4 और 5 कार्बन इंटरमीडिएट देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो भी इस साइकिल के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. और वो क्या है? वो है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है? द सिट्रिक एसिड साइकिल इज एम्फीबोलिक पाथवे सर्विंग बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. Cycle intermediates can drawn off and used as a starting material for a variety of biosynthetic products. सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं तो कैटाबोलिक पाथवे है नहीं तो एनाबोलिक पाथवे है. ये कैटाबोलिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है और एनाबोलिक पाथवे में भी इन्वॉल्व है, इसलिए इस पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं. पॉइंट क्या कहता है? व्हेन इंटरमीडिएट्स आर शंटेड फ्रॉम सिट्रिक एसिड साइकिल to the other pathway, they are replenished by several anaplerotic reactions. मीन्स जब सिट्रिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट्स है वो दूसरे पाथवे में शंट होता है, वो इंटरमीडिएट्स रिप्लेनिश होता है. वो काफी सारे एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस है और which produce 4 carbon intermediates by carboxylation of 3 carbon compound, and these reactions are catalyzed by pyruvate carboxylase, PEP carboxykinase, PEP carboxylase and the maleic enzymes. और वो एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस क्या है? और वो एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस किस एंजाइम से कैटालाइज होते हैं? या तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से होंगे या पेप कार्बोक्सिकाइनेज से होंगे या पेप कार्बोक्सिलेज से होंगे या फिर मैलिक एंजाइम से होंगे. Enzymes that catalyze carboxylations commonly employ biotin to activate carbon dioxide and to carry it acceptors as pyruvate or phosphoenol pyruvate. वैसे एंजाइम जो कार्बोक्सिलेशंस परफॉर्म करते हैं उनमें बायोटिन यूज होता है. बायोटिन क्यों यूज होता है? बायोटिन 2 काम के लिए यूज होता है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करता है और दूसरा पायरुवेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के लिए एक्सेप्टर की तरह काम करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी एंड सजेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो informative, please do like, share and subscribe.